हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2002 में आई हुई मूवी द रिंग मूवी को। इस मूवी के अंदर एक ऐसा वीडियो टेप होता है जिसे कोई भी इंसान गलती से देख लेता है तो उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर जरूर हो जाती है। और यह एक अमेरिकन सुपर नेचुरल फिल्म है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है गोर वर्बिस्की ने। और इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। तो रेटिंग देखकर आप लोग समझ ही सकते हैं कि मूवी कितनी बेहतरीन है। तो चलिए देर न करते हैं, मूवी को स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो यंग लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें केटी और बेका होती है। बेका केटी से एक वीडियो टेप के बारे में बताती है कि एक ऐसा वीडियो टेप है जिसे कोई भी इंसान देख लेता है तो उसे तुरंत ही एक फोन आता है और फोन पर दूसरी तरफ से एक बच्ची 7 दिन कहकर फोन काट देती है और फिर उस इंसान की 7वें दिन मौत हो जाती है। फिर डरते हुए केटी कहती है कि उसने उस टेप को देखा है और वो अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ पिछले हफ्ते वीकेंड पर गई थी जहां पर सभी लोगों ने मिलकर उस वीडियो टेप को देखा था। और आज 7वां दिन है, तभी वहां पर उनका फोन बजने लगता है। केटी जाकर फोन उठाती है तो फोन पर उसकी माँ होती है। फिर फोन रखने के बाद इनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, जैसे कि लिविंग रूम में टीवी अपने आप ही ऑन हो जाती है। तो केटी जाकर उसे बंद करती है। फिर वो बेका को आवाज देते हुए ऊपर आती है जहाँ पर वो देखती है कि एक रूम से पानी निकल रहा है। फिर डरते हुए केटी उस दरवाजे को खोलती है जहाँ पर एक टीवी में एक वीडियो चल रहा होता है और उसी समय केटी के ऊपर कोई इविल अटैक कर देता है। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक लड़के एडन को दिखाया जाता है और जहाँ पर एडन एक स्कूल में एक ड्राइंग बना रहा होता है। फिर एडन की माँ रेचल उसे लेने के लिए आती है तो उसकी टीचर रेचल को कुछ एडन की बनाई हुई तस्वीरें दिखाती है जिसमें कि उसकी कजन केटी मरी हुई होती है, यानी कि केटी उसकी कजन थी और एडन के काफी करीब थी। फिर रेचल टीचर से कहती है कि केटन की मौत 3 दिन पहले ही हुई है और उसकी गम से एडन अभी तक उभर नहीं पाया है, तो शायद इसलिए वो ऐसी तस्वीरें बना रहा है और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तभी टीचर उसे बताती है कि इन पेंटिंग को एडन ने केटी के मरने से 1 हफ्ते पहले बनाया था, जिसे सुनकर रेचल हैरान हो जाती है। तो रेचल घर पर जाकर उन पेंटिंग के बारे में एडन से पूछती है तो एडन कहता है कि केटी ने उसे खुद बताया था कि वह 1 हफ्ते बाद मर जाएगी। अगले दिन केटी का फ्यूनर होता है जिसे अटेंड करने के लिए रेचल और एडन भी जाते हैं, जहां पर रेचल से केटी की मां रूथी मिलती है जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें जब केटी की बॉडी मिली थी तो उसकी बॉडी काफी डिस्टर्बिंग थी और कोई भी डॉक्टर उसकी मौत की असली वजह जान नहीं पाया है और केटी की मौत अचानक हार्ट बीट रुकने की वजह से हुई है। और चौंकाने वाली यह बात होती है कि किसी 16 साल के बच्चे की धड़कन ऐसी नहीं रुक सकती है, सिर्फ ऐसा बुजुर्ग लोगों के साथ ही होता है। फिर रूथी रेचल को उसकी असली मौत की वजह को पता लगाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी मौत सुपर नेचुरल तरीके से हुई होती है और रेचल एक रिपोर्टर भी होती है। फिर रेचल को केटी के दोस्तों से पता चलता है कि केटी की मौत एक वीडियो टेप के देखने की वजह से हुई है और उस टेप को 7 दिन पहले ही केटी और उसके सारे दोस्तों ने मिलकर देखा था और वो लोग एक शेल्टर माउंटेन रिसोर्ट में गए थे और वहीं पर सभी लोगों ने उस वीडियो टेप को देखा था और केटी की बॉयफ्रेंड ने उसी दिन आत्महत्या भी कर ली थी और केटी की दोस्त बेका वहाँ पर पागल हो गई थी जिस वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। फिर रेचल अपनी रिसर्च शुरू कर देती है जहाँ पर उसे केटी के ग्रुप की कुछ फोटो मिलती है जिसमें कुछ फोटो ठीक ठाक होती है लेकिन कुछ फोटो में उनका चेहरा काफी बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ होता है। थोड़ी और रिसर्च करने पे उससे कुछ और लोगों के बारे में पता चलता है जो कि उस दिन केटी के साथ गए थे और उनकी भी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। और कनेक्शन वाली यह बात होती है कि सभी की मौत सेम दिन और सेम टाइम पर हुई थी, रात का 10 बजे। फिर रेचल उसी शेल्टर माउंटेन इन रिसोर्ट में जाती है और एक रात के लिए रुकती है और वो वहाँ पर उसी वीडियो टेप को देखती है जिसमें एक औरत अपने बाल संवार रही होती है और उस टेप में आगे बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन होते हैं, जैसे कुछ सीढ़ियों को दिखाया जाता है। फिर एक औरत ने सुसाइड कर लिया था और टेप जैसे ही खत्म होता है वहाँ पर फोन की घंटी बजने लगती है तो रेचल फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से एक बच्ची बोलती है 7 दिन और ऐसा कहकर वो फोन कट जाता है, जिसके बाद रेचल थोड़ा डर जाती है। अगले दिन रेचल का पहला दिन होता है और उस दिन रेचल अपने एक्स बॉयफ्रेंड नोवा को बुलाती है और उसे सब कुछ बताती है लेकिन नोवा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। फिर नोवा उसकी कुछ तस्वीरें लेता है जिसमें कि फोटो में रेचल का चेहरा काफी बिगड़ा हुआ होता है
फिर भी नोवा उस बात को इग्नोर करता है। फिर रेचल से उस वीडियो टेप को देखने के लिए जिद मचाने लगता है, तो उसके जिद के आगे रेचल हार जाती है और नोवा भी उस वीडियो टेप को देख लेता है। और जैसे ही टेप खत्म होता है वहाँ पर फोन की घंटी बजती है, लेकिन रेचल फोन नहीं उठाने देती है। अगले दिन रेचल उस वीडियो टेप की एक और कॉपी बनाती है और नोवा को देती है ताकि वो यह पता लगा सके कि इस टेप को किसने और कहां पर बनाया गया है। लेकिन नोवा को कुछ भी पता नहीं चल पाता है क्योंकि उस वीडियो टेप का कोई भी कंट्रोल रिकॉर्ड नहीं बन पाता है। तीसरे दिन रेचल मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर वो बेका से मिलती है और वो पूछती है कि केटी की मौत कैसे हुई थी। तो बेका उससे कहती है कि तुम्हें वो बताएगी और तुम जान जाओगी और तुम्हारे पास 4 दिन का वक्त है। और यहाँ पर रेचल उसकी बातों को समझ नहीं पाती है। फिर रेचल उस टेप की वीडियो को अच्छी तरीके से देखती है तो उसे वहाँ पर एक लाइट हाउस दिखता है जिसकी वह एक प्रिंट आउट निकाल लेती है। तभी उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है जो कि काफी हैरान करने वाली बात होती है। चौथे दिन रेचल उस लाइट हाउस के बारे में रिसर्च करने लगती है तो उसे पता चलता है कि यह लाइट हाउस मॉस्को आइलैंड पर है, जिसके बारे में वह सर्च करती है तो उसे वहाँ पर उसी औरत की फोटो दिखती है जो कि उस वीडियो टेप में थी और उसका नाम एना मॉर्गन होता है और वह हॉर्स ब्रीडर थी और कई साल पहले उसने आत्महत्या कर लिया था। वहाँ के लोगों का मानना यह था कि एना के घोड़े काफी बीमार होने लगे थे और वो खुद को ही पानी में ले जाकर मार लेते थे, लेकिन एना के आत्महत्या करने के बाद घोड़ों में काफी सुधार आ गया। 5वें दिन नोवा कुछ खरीदने के लिए एक शॉप पर जाता है जहाँ पर उसका चेहरा सीसीटीवी में बिगड़ा हुआ होता है और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। उसी रात को रेचल सो रही होती है तो उसे एक नाइटमेयर आता है जिसमें एक लड़की उसका हाथ पकड़ती है और वो तुरंत ही जग जाती है और वो देखती है कि उसके हाथ पर किसी के पकड़ने का निशान बना हुआ है। फिर वो आगे जाकर देखती है कि रेचल का बेटा एडन भी वीडियो टेप को देख लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। 6वें दिन रेचल एडन को रूथी के घर पर छोड़कर नोवा के साथ एना के बारे में तहकीकात करने के लिए निकल पड़ती है। फिर रेचल नोवा को बताती है कि एना मॉर्गन की जिंदगी काफी अजीब थी। पहले वो काफी खुश रहा करती थी लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और रेचल ने यह भी पता लगा लिया था कि सभी विक्टिम को मरने से पहले उन्हें एक रिंग दिखाई देता है। फिर रेचल अकेले ही मॉस्को आइलैंड पर निकल पड़ती है क्योंकि एना के पति अभी भी जिंदा होते हैं और वो उसी आइलैंड पर रह रहे होते हैं। जब रेचल एक शिप पर जाती है तो वहाँ पर एक घोड़ा होता है जो उसे देखकर बेकाबू हो जाता है और वो अपना लॉक तोड़कर पानी में कूद जाता है और वो अपने आप को मार लेता है। इसी बीच रेचल को पता चलता है कि एना की एक बेटी भी थी जिसका नाम समारा मॉर्गन था। दूसरी तरफ नोवा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर एना को भर्ती किया गया था और उसे वहां पर एना के कुछ रिकॉर्ड मिलते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि एना का कई बार मिसकैरेज हुआ था जिससे वो कभी भी मां नहीं बन पाई। इसी बीच नोवा के नाक से ब्लड निकलने लगता है जिसे वो इग्नोर करता है। फिर वो आगे देखता है कि अधिक जानकारी के लिए वहाँ पर एक वीडियो टेप का जिक्र किया गया होता है जिसका नंबर SM0015 होता है। फिर नोवा उस वीडियो टेप को लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर वीडियो टेप नहीं होता है और उस वीडियो टेप को आखिरी बार एना के पति मिस्टर मॉर्गन ने देखा था। इधर रेचल मॉर्गन के घर पर पहुंच जाती है लेकिन मिस्टर मॉर्गन उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। जब रेचल उन्हें वही वीडियो टेप दिखाकर उनकी बेटी समारा के बारे में पूछती है तो मिस्टर मॉर्गन काफी गुस्सा करने लगते हैं और वो रेचल को यहाँ से भगा देते हैं और वो कहते हैं कि उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। फिर रेचल वहाँ से बाहर आती है और वो देखती है कि मिस्टर मॉर्गन जिस घर में रह रहे हैं उसकी पेंटिंग एडन ने बनाया था। इधर हम एडन को देखते हैं जो कि पेंटिंग में एक रिंग बना रहा होता है। तभी उसे रेचल का फोन आता है और रेचल उससे उस पेंटिंग के बारे में पूछती है तो एडन कहता है कि उसे एक लड़की उन सभी तस्वीरों को विजन दिखाती है। फिर रेचल वहाँ पर इकलौती डॉक्टर से मिलती है जो अपना जीवन इसी आइलैंड पर बचपन से ही व्यतीत कर रही थी। फिर वो रेचल के पूछने में बताती है कि एना को एक बच्चा चाहिए था पर उसे बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन मिस्टर मॉर्गन ने एक बच्ची समारा को लेकर आए और उन्होंने बताया कि वो लोग उसे गोद लिए हैं और समारा के आने के बाद उनका परिवार पूरा हो गया था। लेकिन समारा जब से इस आइलैंड पे आई थी तब से यहाँ पर अजीब चीजें होने लगी थी। एक दिन उस डॉक्टर से मिलने के लिए एना
उनके पास आई और वो बताए कि एना को भी कुछ अजीबे चीजें दिखती हैं। फिर मिस्टर मॉर्गन को लगा कि ये सब समारा के आने के कारण हो रहा है, इसलिए उन्होंने समारा और एना को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जो कि इस आइलैंड से काफी दूर था दूसरी ओर। और उनके जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद उन दोनों का क्या हुआ इसके बारे में किसी को पता नहीं है। रात को रेचल फिर से मिस्टर मॉर्गन के घर पर जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है और उसे वहाँ पर वही आईना दिखता है जिसमें एना अपने बाल संवारती थी। आगे बढ़ने पर रेचल को वही टेप SM0015 दिखता है जिसे वो प्ले करती है, जिसमें समारा का एक साइकाट्रिस्ट ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि समारा कभी भी नहीं सोती है और वो हर एक जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाती है और वो हमेशा ऐसा ही करेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। फिर समारा बताती है कि वो अपने मॉम से बहुत प्यार करती है लेकिन उसके पिता उसे प्यार नहीं करते हैं, वो बस घोड़ों से प्यार करते हैं। और वो कहती है कि वो लोगों को मारना बंद नहीं करेगी और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तभी वहाँ पर मिस्टर मॉर्गन आ जाते हैं जो CCTV को लेकर बाथरूम में चले जाते हैं जहाँ पर टब में पानी भरा हुआ होता है और चारों तरफ वायर फैले हुए होते हैं। और वो कहते हैं कि वो कभी नहीं रुकेगी और ऐसा कहते ही वो स्विच को ऑन करते हैं जिसकी वजह से उनकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। और यह सब देखकर रेचल काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तभी वहाँ पर नोवा आ जाता है जो कि उसे संभालता है। फिर दोनों वहाँ पर एक अस्तबल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक सीढ़ी दिखती है और उस सीढ़ी के ऊपर एक छोटा सा कमरा होता है और यहाँ का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि समारा को यहीं पर रखा जाता था। फिर दोनों वहाँ पर लगे हुए वॉलपेपर को हटाते हैं तो वहाँ पर एक पेड़ का चित्र होता है और ऐसा ही पेड़ उन्हें उसी होटल शेल्टर माउंटेन इन के रिसोर्ट में मिला था। अगले दिन दोनों उसी जगह पे पहुँच जाते हैं और उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। और आज रेचल का 7वां दिन होता है यानी वो मरने वाली है और उस बात को लेकर नोवा काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। तभी उनकी नजर कांच की गोलियों पर जाती है जो एक जगह पे जाकर इकट्ठी हो गई होती है। फिर नोवा उस जगह को तोड़ देता है तो उसके नीचे एक कुआं होता है जो कि वीडियो टेप में था। फिर दोनों मिलकर उस कुएं के ढक्कन को हटाते हैं और कुआं काफी गहरा होता है जिसे नापने के लिए वो दोनों एक पत्थर को फेंकते हैं। तभी वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और वहाँ पर एक टीवी घिसक कर रेचल को लगती है जिसकी वजह से रेचल उसी कुएं में गिर जाती है। लेकिन वो कुएं में गिरने के बाद भी बच जाती है और रेचल को यहाँ पर इंसानी नाखून मिलता है। तभी पानी के अंदर से समारा रेचल का हाथ पकड़ लेती है तो तुरंत ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर समारा इसी कुएं के पास खड़ी होती है और उसके पास एना आती है। फिर एना उसके मुंह पर एक पन्नी डालती है और उसे बेहोश करके उसी कुएं में गिरा देती है और वह उस कुएं के ढक्कन को बंद कर देती है। और समारा यहाँ पर इस कुएं में 7 दिन तक जिंदा रहती है और आखिरी में आकर अपना दम तोड़ देती है। और फिर रेचल को यहाँ पर समारा की बॉडी भी मिल जाती है जो अगले पल ही कंकाल में बदल जाती है। फिर नोवा उसे बाहर निकालता है और दोनों मिलकर यहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं। फिर सभी मिलकर समारा को सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करके उसे दफना देते हैं जिसकी वजह से कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और यहाँ पर हमें मूवी की हैप्पी एंडिंग दिख रही होती है क्योंकि रेचल का 7वां दिन पूरा हो गया था और वो नहीं मरी थी। फिर रेचल एडन से कहती है कि उसने एक लड़की की मदद की है, उसने उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तो एडन उसकी बात सुनकर हैरानी से कहता है कि रेचल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, समारा को मदद नहीं चाहिए थी, ना वो कभी सोती है और वो ना कभी रुकेगी। और ऐसा कहते ही उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है और उसके हाथ पर वही जलने का निशान होता है जिसे देखकर रेचल समझ जाती है कि अभी भी कर्ज हटा नहीं है और नोवा का आज 7वां दिन है यानी नोवा मरने वाला है। फिर हम देखते हैं कि नोवा अपना काम कर रहा होता है और वो अपना कप उठाता है तो वहाँ पर एक रिंग जैसा बन जाता है। तभी उसका टीवी ऑन हो जाता है जिसमें वही कुआं होता है और उस कुएं में से समारा बाहर निकलती है और वो धीरे धीरे टीवी स्क्रीन से बाहर निकल जाती है जिसे देखकर नोवा काफी ज्यादा डर जाता है और वो कुछ कर पाता इससे पहले ही समारा उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद उसे ढूंढते हुए रेचल वहाँ पर आती है और देखती है कि नोवा को काफी बुरी तरीके
तरीके से मारा गया है, जिससे वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर रेचल अपने घर पर आती है और वो बहुत ज्यादा रोती है और वो अपने आप से पूछती है कि समारा ने उसे क्यों नहीं मारा। तभी उसकी नजर उस टेप के कॉपी पर जाती है जो कि उसने बनाया था और वो समझ जाती है कि रेचल इसलिए बच गई है क्योंकि उसने उस टेप की कॉपी बनाया है और दूसरों को दिखाया है। फिर रेचल एडन के हाथ से एक कॉपी बनवाती है तो एडन अपनी मॉम रेचल से पूछता है कि क्या अब वो लोग टेप को दूसरों को दिखाएंगे, जिस पर रेचल कुछ भी जवाब नहीं देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी द रिंग मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं समारा के बारे में। तो समारा एक ऐसी लड़की थी जिसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल शक्तियां थी और उसे अडॉप्ट करने के बाद एना मेंटली रूप से पागल हो गई थी और उसका आइलैंड भी पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था और समारा लोगों को विजन दिखाती थी और यही वजह था कि वहाँ के घोड़े आत्महत्या कर रहे थे। जब समारा के बारे में एना को पता चला तो उसने समारा को मारकर उसी कुएं में फेंक दिया। तब से शुरू हुआ समारा का कर्ज। सबसे पहले तो समारा ने एना से आत्महत्या करवाया, फिर वह उन लोगों के पीछे पड़ गई जो लोग इस वीडियो टेप को देखते थे और समारा कभी नहीं रुकेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।